नमस्कार मित्रों। कई बार कुछ एक साहित्यकार जो है वो हमारी दैनिक ज़िंदगी के अलावा हमारी परिवेशगत जो ज़िंदगी है उसका एक ज्वलंत हिस्सा बन जाते हैं। उनको हम उन रूपों में जानते ही नहीं जो उनके रूप अलग अलग रूप से अलग अलग शक्ल में हमारे सामने आए, हमारे परिवेश में आए और ऐसे चुपचाप प्रवेश कर गए हमारे परिवेश में कि हमें याद ही नहीं रहा कि ये चीज़ें, इन चीज़ों का उल्लेख हमें करना चाहिए। मित्रों, आज भी जब कभी हिंदी की सबसे ज़्यादा लोकप्रिय कविताओं की बात होती है, मैं लोकप्रिय कविताओं में सिर्फ बड़ी पीढ़ी की या जो मध्य पीढ़ी है उसकी बात नहीं कर रहा। यहाँ तक कि जो युवा पीढ़ी है और युवा पीढ़ी से भी नीचे आप तरुणाई वाली पीढ़ी ले आएँ या स्कूली बच्चों की पीढ़ी ले आएँ, वहाँ से लेकर ऊपर तक अगर किसी एक कविता को लोग याद करते हों तो वो कविता है सुभद्रा कुमारी चौहान की कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। और शायद मैं क्यों कहूँ, निश्चित रूप से आप सब ने सुन रखी होगी। कविता पूरी ना सुनी हो लेकिन उसके अंश आपको याद रहे होंगे और शुरुआती दौर जो है वो आप जानते हैं। मुझे याद है कि एक पाठक ने मुझसे एक बार पूछ लिया था कि ये बुंदेले कौन थे। तो मैंने उसके पूछा कि बुंदेलों के बारे में मुझसे क्यों पूछ रहे हो, तो उसने कहा सुभद्रा कुमारी चौहान के कारण कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। तो ये परिवेश सारा का सारा क्या है, फिर मुझे समझाना पड़ा कि ये स्वयं मध्य प्रदेश से संबंधित थी और बुंदेलखंड जो है वो मध्य प्रदेश का ही एक भाग है और उस भाग की जो संस्कृति है उस संस्कृति में हर बोले होते थे जो कि गांव-गांव जाकर यशोगान करते थे। तो ये सारी बात समझानी पड़ी। कहने का मतलब ये है कि एकमात्र ऐसी कवयित्री, एकमात्र ऐसी साहित्यकार हमारे आधुनिक काल के साहित्य की जो इस हद तक लोकप्रिय कि नीचे से लेकर ऊपर तक सभी पीढ़ियाँ उनसे वाकिफ़। और दूसरी बात जो विशेष रूप से मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि शायद विश्व साहित्य में भी हो सकता है लेकिन हमारे भारतीय साहित्य में एकमात्र ऐसी साहित्यकार जिसके बारे में आप ये कह सकते हैं कि हमारा एक भारतीय तटरक्षक सेना है। अलग से हमारी एक टुकड़ी है जो कि नौसेना के अंतर्गत आती है और वो सिर्फ जो तट हैं उनकी रक्षा के लिए अलग से एक कोर बनी हुई है। उस कोर की जो विशेषता ये है कि उस कोर ने सिर्फ वीरता का सम्मान करने के लिए अपने एक पोत का नाम सुभद्रा कुमारी चौहान रखा हुआ है। यह भारतीय साहित्य में कहीं नहीं हुआ। बड़े बड़े साहित्यकार भी हुए जिनकी रचनाएं हमें याद हैं, हमने पढ़ा है उनको, हमने सुना है, गुना है उनको, उनका मनन किया है, उनकी चर्चा अक्सर की है, लेकिन एकमात्र ऐसी भारतीय साहित्यकार जिसके नाम पर पोत हो समर्पित और वो भी सरकारी एक प्रकार से संस्थान का, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। कारण एक ही बताया गया था कि वीर रस से ओत प्रोत अन्य कोई भी रचना सभी पीढ़ियों के बीच लोकप्रिय नहीं रही जितनी सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना लोकप्रिय रही। दूसरी बात जो उनकी सबसे बड़ी जो विशेषता ये मानी जाती है कि डाक टिकट भी जारी हुआ। 25 पैसे का डाक टिकट 1976 में इनकी स्मृति में जारी हुआ था और ये भी एक बहुत बड़ा सम्मान होता है। और तीसरी जो विशेषता ये थी, सबसे जो मैं समझता हूँ कि मुख्य विशेषता कि वो जानी जाती है एक कविता के कारण, लेकिन उनकी कहानियाँ जो हैं वो ज़्यादा लिखी गई और कहानियाँ ज़्यादा लोकप्रिय हुई और इनके मेरे ख्याल में 9 या 10 कथा संग्रह अलग अलग छपे समय समय पर और अपने वक्त में, अपने समय में वो खूब लोकप्रिय रहे। ये एक बहुत बड़ी विशेषता की बात होती है कि पहचान एक कविता बन जाए लेकिन मुख्य रूप से जो लेखन का जो दायरा है वो इतना विस्तृत हो कि 9 से भी ज़्यादा कथा संकलन प्रकाशित हुए हों और कुल मिलाकर इन्होंने जो लोकप्रिय रही कहानियाँ उनकी संख्या 49 बताई जाती है, लेकिन बाद में इनकी 3 और अप्रकाशित कहानियाँ भी मिल गई, तो कुल आप कह सकते हैं कि 52 कहानियाँ इनकी मूल रूप से इनके द्वारा लिखी गई। और
जो आखिरी बात जो विशेष मैं कह रहा हूँ कि जो आश्चर्यचकित करने वाली है कि उम्र कितनी थी। उम्र सिर्फ 44 बरस। 44 बरस की उम्र में इस लेखिका ने इतना सफ़र तय कर लिया, 9 कहानी संग्रह दे दिए, महान लोकप्रिय, हर पीढ़ी के लिए लोकप्रिय कविताएं दे दी, और एक ऐसी कविता भी दे दी जिसका स्मरण मात्र से लोग इसको याद कर लेते हों, तो ये एक बहुत बड़ी देन होती है मित्रों। अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि इनका जन्म 16 अगस्त का है। इलाहाबाद में ही जन्म हुआ था, लेकिन मुख्य रूप से इनका जो निवास है, जो स्थान रहा, वो मध्य प्रदेश उसमें ज़्यादा रहीं, और दिवंगत हुई ये 15 फरवरी 1948 में, अर्थात स्वाधीनता पाने के लगभग 1 वर्ष बाद या आधा वर्ष बाद। और जो एक विशेषता जिसका मैं उल्लेख करना, पहले जब मैं विशेषताओं की बात कर रहा था तो उस वक्त मुझे नहीं ध्यान रहा कि शायद ये भी एकमात्र हमारे भारतीय साहित्य की एकमात्र ऐसी साहित्यकार थी, या हो सकता है कि एक आध नाम और हो, जो स्वाधीनता संग्राम के दिनों में महात्मा गांधी के लगभग हर आंदोलन में शामिल हुई और 2 बार लंबी लंबी जेल यात्रा भी की। शायद ये कोई हमारी भारतीय या हिंदी साहित्य का ऐसा कोई साहित्यकार शायद मेरे ख्याल में नहीं है जिसने स्वाधीनता संग्राम के दिनों में जेल की यात्रा भी की हो, और वो भी कुछ एक आदर्शों के लिए, कुछ एक बातों के लिए, कुछ एक मुद्दों को लेकर। तो ये चीज़ें बहुत बड़ा कद बना देती हैं किसी भी शख्सियत का, और यही महानता इनके साथ थी। और तो कुल आप अंदाज़ा लगा लीजिए 44 वर्ष से भी कम, 5 संतानें, और संतानें भी ऐसी प्रखर कि वो भी अपने अपने वक्त में अपने अपने ढंग से लेखन की दुनिया में छाई रहीं। इनकी एक बेटी ने तो इनकी जो जीवनी है वो भी पूरी की पूरी पिरोई एक संग्रह के रूप में। और इनकी जो कविता संग्रह हैं मित्रों, उनमें विशेष रूप से 3 जो हैं वो ज़्यादा लोकप्रिय हुए। एक मुकुल है, दूसरी विधारा, और तीसरी मुकुल तथा अन्य कविताओं के नाम से अलग से भी छपी। और बाल साहित्य में इनकी 3 कृतियां जो हैं वो विशेष रूप से चर्चा में रहीं। एक झांसी की रानी, एक कदम्ब का पेड़, और तीसरी सभा का खेल। ये अलग है। और उसके बाद इनके जो कहानियों के जो संग्रह हैं, ये हंस प्रकाशन इलाहाबाद से छपे थे। इनमें जो 4 विशेष रूप से चर्चा का विषय बने, उनमें बिखरे मोती, उन्मादिनी, उन्मादिनी आप समझते हैं, और सीधे साधे चित्र, और एक और इनका कविता संग्रह था, मैं नाम भूल रहा हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है इनके बारे में, इनकी रचना प्रक्रिया के बारे में परिचय दे देना। और इसमें पवित्र ईर्ष्या के नाम से भी एक इनका संकलन आया था, असमंजस के नाम से, एक अभियुक्त के नाम से, ऐसे बहुत सारे संकलन आए थे, समय समय पर प्रकाशित हुए। और इनकी जो सबसे जो चर्चित कविता है, आज उसके कुछ अंश दोहरा लेते हैं। और ये दोहराने इसलिए ज़रूरी हैं कि सीधी सादी भाषा में ओज का संचरण कैसे होता है नई पीढ़ी में या समकालीन पीढ़ी में, ये ज़रा देखने वाली बात है कि सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी। मतलब उल्लेख है पूरे के पूरे एक इतिहास का, समकालीन इतिहास का, कि उस वक्त राजवंश के लोग भी सड़कों पर आ गए थे। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई थी फिर से नई जवानी थी, और गुमी हुई आज़ादी की कीमत सब ने पहचानी थी, और दूर फिरंगी को करने की सब ने मन में ठानी थी, कि चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, कि बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। और ये मित्रों एक लंबी कविता है, मैं इसके सारे अंश अगर पढ़ूंगा तो शायद आपको भी लगे कि बात बहुत लंबी हो गई है, लेकिन कुछ एक चीज़ें मैं ज़रूर उनका उल्लेख करना चाहूँगा कि इसमें उन्होंने प्रयास किया सुभद्रा कुमारी ने कि अलग अलग प्रदेशों को भी बीच में लिया जाए। जैसे
इसमें विशेष रूप से ये जो प्रदेश जिनका संबंध उत्तर भारत से नहीं था, उनको भी बीच में इसलिए लिया कि एक पूरे के पूरे देश का एक जो नक्शा है, जो आंदोलन में लीन है, जो संघर्ष कर रहा है, जो जूझ कर रहा है, पूरा का पूरा देश जो है जो जूझ रहा है, उसको प्रस्तुत किया जाए। और इसमें जो वो पंक्तियां हैं मैं वो ज़रूर पढ़ना चाहूँगा। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। किचनी राजधानी दिल्ली की, लखनऊ छीना बातों बात, और कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर का भी घात, उदयपुर तंजौर सतारा, कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात, बंगाले मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रयास किया उन्होंने कि पूरे देश को एक कड़ी के रूप में, एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करें, ताकि जो देश है वो सामने बिल्कुल उभर कर आए और स्वाधीनता का जो एक स्वरूप है, ज्वलंत स्वरूप, वो एक मशाल की तरह चमके। और मित्रों, आज तक स्वाधीनता प्राप्ति को भी अब हम अमृत महोत्सव की दहलीज पे खड़े हैं। इतने वर्षों में भी और इससे पहले भी एक कविता सबके दिलो दिमाग पर, मनो मस्तिष्क पर छाई रही है, और मुझे लगता है कि आने वाले लंबे समय तक इस कविता का जादू जो है वो समूचे परिवेश में बिखरा रहेगा। धन्यवाद।